नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता की टिप्पणी और मूल्य वृद्धि तथा अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित। राज्यसभा के 3 सदस्य अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ श्रमिकों ने 400 व्यवसायों में पंजीकरण कराया। निर्वाचन आयोग ने कहा, 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा पहले से ही मतदान सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। आज विश्व हेपेटाइटिस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है और राष्ट्रमंडल खेल 2022 आज शाम ब्रिटेन में बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। साबर डेयरी के पदाधिकारी और इससे जुड़े तमाम किसान भाई बहन, पशुपालक भाई बहन आज साबर डेयरी दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबरकांठा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें साबर डेयरी में दुग्ध पाउडर संयंत्र भी शामिल है। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 120 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस पर 300 करोड़ रुपए की लागत आई है। श्री मोदी ने प्रतिदिन लगभग 120 मीट्रिक टन के क्षमता वाले पाउडर प्लांट और प्रतिदिन 3 लाख लीटर के क्षमता वाले एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 600 करोड़ रुपए की लागत वाली पनीर और मट्ठा सुखाने वाले संयंत्र परियोजना की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साबर डेयरी से स्थानीय किसान और दुग्ध उत्पादक सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साबर डेयरी के पदाधिकारी और इससे जुड़े तमाम किसान भाई बहन, पशुपालक भाई बहन आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया और कहा कि दुग्ध समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। गुजरात में बीते 2 दशक में जो व्यवस्थाएं तैयार, आज उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आज गुजरात का डेयरी मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथियों, मुझे याद है मैं 2007 में भी यहाँ आया, 2011 में भी आया। उस समय मैंने प्रोसेसिंग प्लांट करने का एक कार्यक्रम किया था और उस दिन मैंने हमारे डेयरी के साथियों के साथ बात कही। मैंने कहा, देखिए जी, आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए और मुझे आज खुशी है कि दूध समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था। आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस डायरेक्टर के रूप में रहती हैं, वो मंडली को चलाती हैं और कुछ जगह पर तो पुरुषों से ज्यादा बहनें काम संभालती हैं। श्री मोदी ने कहा कि डेयरी ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं इसका गुजरात में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की आवृत्ति की और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी। अर्थव्यवस्था को डेयरी ने स्थिरता भी दी, डेयरी ने सुरक्षा भी दी और डेयरी ने प्रगति के नए अवसर भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है और इसमें भी
सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है, जो सबसे गरीब होते हैं, उनकी आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि डेयरी की नई पहल दुग्ध क्रांति में स्वर्णिम काल साबित होगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नवीनतम तकनीक से बनाए गए सभी नए संयंत्रों से क्षेत्र के 3.5 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। लोकसभा की कार्यवाही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर हंगामे के कारण 4 बजे तक स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर श्री चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करने लगे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इसी मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से ये हुआ है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के कारण दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी से राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, जो जनजातीय समुदाय से हैं। वित्त मंत्री ने मांग की कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। शोर शराबे के बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वो अपनी सीट पर बैठ जाएं, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। बाद में सभापति ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के दोनों सदनों के विपक्षी सांसदों ने आज मूल्य वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि और सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में मुद्दे उठाना सदस्यों का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सहित पार्टी के अन्य सांसद हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेस विरोधी नारे लगा रहे थे। ये सभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट किया है कि भूलवश उन्होंने ये टिप्पणी की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अब वापस आ गई हैं और सरकार महंगाई तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी मंशा दोनों सदनों को बाधित करने की है। राज्यसभा के 3 सदस्यों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए सप्ताह के शेष दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय सदस्य अजीत कुमार भुइयां शामिल हैं। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सभापति का अपमान करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण नियम 256 के तहत सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। सदन ने ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश के आदिवासी समुदाय और महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की।
इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रपति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह 4 लोकसभा सदस्यों को भी उनके अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित किया जा चुका है। इस बीच राज्यसभा में 20 निलंबित सांसद परिसर में 50 घंटे का विरोध जारी रखे हुए हैं। उन्हें सदन में अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले वर्ष अगस्त में शुरू हुए ई श्रम पोर्टल पर अब तक 400 व्यवसायों में लगे असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। श्री यादव ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि ये पोर्टल सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान करने और एक विश्वसनीय रियल टाइम डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। The Ministry of Labour and Employment has also launched a digital platform called eShram, through which we have registered over 280 million unorganized sector workers engaged in 400 occupations. This helps us in the identification of informal sector workers across India and creation of a credible real-time database with help in the effective delivery of social security and welfare schemes. श्री यादव ने कहा कि देश में श्रम सुधारों के लिए एक प्रगतिशील ढांचा अपनाया गया है, जो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में संपन्न चर्चा के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत तेजी से विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए पसंदीदा देश बनकर उभर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 76% बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर और अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 में देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों में रहे हैं। इसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार निवेश प्रतिबंधों को उदार बनाने, बाधाओं को दूर करने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने और कारोबार को सुगम बनाने में सुधार की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं, या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। Northeast Diary, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Today we bring you an exclusive interview with Loya Madhuri, Secretary, Science and Technology, Government of Assam. Looking forward to see you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता की टिप्पणी और मूल्य वृद्धि तथा अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित। राज्यसभा के 3 सदस्य अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ श्रमिकों ने 400 व्यवसायों में पंजीकरण कराया।
निर्वाचन आयोग ने कहा 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा पहले से ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। आज विश्व हेपेटाइटिस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है और राष्ट्रमंडल खेल 2022 आज शाम ब्रिटेन में बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची को हर तीसरे महीने में अद्यतन किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की पहली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हों। मतदाता सूची में पंजीकरण होने के बाद उन्हें एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। भारत पहली बार इस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में होने से उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पर बेहतर व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों की सराहना की है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से बर्मिंघम में हो रही है। इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में 30,000 दर्शकों की मौजूदगी में भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे से होगा। इंग्लैंड पिछले 20 वर्षों में तीसरी बार इन खेलों का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी पदक के लिए जोर लगाते नजर आएंगे। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक स्वर्ण पदक मिलेंगे। इन खेलों में महिलाओं को 136 स्वर्ण जबकि पुरुषों को 134 स्वर्ण पदक मिलेंगे। मिक्स्ड इवेंट्स में 10 स्वर्ण पदक दांव पर लगे होंगे। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का आकर्षण महिला क्रिकेट भी होगा, जिसे पहली बार इन खेलों में शामिल किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय नजरिए से देखें तो कुश्ती में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू, टेबल टेनिस में अचंत शरद कमल और मनिका बत्रा, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत, एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर, अविनाश साबले और अनु रानी पदक के बड़े दावेदार हैं। उम्मीद है कि इन खेलों में कई नए कीर्तिमान बनेंगे और कई नए स्पोर्ट्स स्टार भी अपनी चमक दुनिया भर में बिखेरेंगे। आनंद श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। ये दिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए ठोस प्रयास करने पर जोर दिया है।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दी गई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार हेपेटाइटिस मुक्त भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 28 जुलाई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया था। वर्ष 1920 में देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस वर्ष छात्रों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा या उनके समर्थन से चलाए जा रहे स्कूल छोड़ दिए। ब्रिटिश कार्यालयों में नौकरी करने वाले लोगों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। जनता ने असहयोग को दर्शाने के लिए ब्रिटिश सामान को जलाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियों में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के कारखानों में बने सामान की तुलना में लोगों ने स्थानीय कारीगरों के बने सामान को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असहयोग आंदोलन के संबंध में एक बैठक बुलाई। कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया। प्रिंस ऑफ वेल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा निभाई गई आवश्यक भूमिका के लिए धन्यवाद देने के वास्ते भारत का दौरा करना था। नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने के फैसले का मतलब था कि भारत अंततः ब्रिटेन के शाही परिवार के समक्ष उसकी अवज्ञा का प्रदर्शन कर सकता है। बहिष्कार की तैयारी शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों के साथ जेल भरने की मांग की। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत सुनसान सड़कों और बड़े पैमाने पर देशव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। देश भर में राजनीतिक बैठकें भीड़ की हिंसा से प्रभावित हुई। मुंबई में स्थिति बिगड़ गई और वहां पुलिस की दमनपूर्ण कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। नवंबर 1921 में असहयोग आंदोलन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया।
हम स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी गांव में हुआ था। वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठाकुर झारखंड के संथाल परगना की राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और कोलकाता सेंट्रल जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात रामेश्वर ठाकुर राजनीति में आए और उन्होंने झारखंड में संथाल परगना में सामाजिक सुधारों और ग्रामीण पुनर्निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। रामेश्वर ठाकुर ने 1965 में हरिदेवी मेमोरियल फंड की स्थापना में मदद की। 1976 में उन्होंने गोड्डा में हरिदेवी ग्रामीण रेफरल अस्पताल और 2002 में अपने पैतृक गांव ठाकुर गंगटी में कैंसर, कुष्ठ रोग और टीबी के लिए अस्पताल स्थापित करने में मदद की। रामेश्वर ठाकुर ने 1998 से 2001 तक और फिर नवंबर 2004 के बाद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2007 में कर्नाटक के 15वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 24 जून 2009 को शेष कार्यकाल के लिए उन्हें मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया। रामेश्वर ठाकुर 15 जनवरी 2015 को मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। आज हम मध्य प्रदेश के नन्हे खां को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता के पहले संग्राम के दौरान अपने इलाके के विद्रोहियों के साथ कई अवसरों पर ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। नन्हे खां को अंग्रेजों ने एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया और 28 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर शहीद को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण बालतल आधार शिविर और पहलगाम के रास्ते होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम ठीक होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर फोन इन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डॉक्टर अनुपम प्रकाश मंकी पॉक्स और कोविड की एहतियाती खुराक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर श्रोताओं को देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता की टिप्पणी और मूल्य वृद्धि तथा अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित। राज्यसभा के 3 सदस्य अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ श्रमिकों ने 400 व्यवसायों में पंजीकरण कराया। निर्वाचन आयोग ने कहा, 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा पहले से ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। आज विश्व हेपेटाइटिस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 आज शाम ब्रिटेन में बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।